हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस जो है हमारी, इसकी सेकंड बुक को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर है हमारा 5। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर को यहाँ पे हम डिटेल में करने वाले हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। और इस चैप्टर के जो नोट्स होंगे यानी पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और हमारी वेबसाइट दोनों जगह मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या करना है, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, इसको सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे जब भी पीडीएफ आएगी आप उसको डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाके एकलव्य स्टडी पॉइंट ये आपको सर्च करना है और आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट पे जरूर विजिट करें eklavyastudypoint.com। गूगल पे जाके सर्च करना है, उसके बाद आपको क्लास 12th में जाना है। फिर आप अपने सब्जेक्ट में जा सकते हो, जो भी नोट्स पढ़ने हैं सारे नोट्स अवेलेबल है। आप यहाँ से नोट्स को पढ़ सकते हो और पीडीएफ सेक्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो टॉपिक हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, यानी कि चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो इस चीज़ से होती है कि 1964 के मई महीने में जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, तो देश के सामने एक सवाल था कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी नेहरू जी का जो उत्तराधिकारी बनेगा, यानी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा वो कौन बनेगा। इस चीज़ पे काफ़ी बहस चल रही थी देश में। ठीक है, अगला प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, इस पे बहुत ज़्यादा बहस चलती थी। कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा था कि शायद देश ना टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोकतंत्र की जगह यहाँ पे सेना का शासन आ जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही आसानी से नेहरू जी का उत्तराधिकारी यानी कि नेक्स्ट पीएम जो था वो चुन लिया गया। ठीक है, तो अगले प्राइम मिनिस्टर कौन बने, यहाँ पे आंसर आपका है लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो अगले प्रधानमंत्री बना लिए गए थे। ठीक है, बना दिए गए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, के कामराज। इन्होंने पार्टी से सलाह मशवरा किया था और शास्त्री जी को क्या बनवा दिया था, प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया था। और सभी लोग जो थे, यानी पार्टी के जो लोग थे, जो बड़े बड़े नेता थे, वो शास्त्री जी के नाम से सहमत थे, यानी सर्व सहमति से ही इनको प्राइम मिनिस्टर बना लिया गया। आखिर सभी सहमत क्यों थे, कोई विरोध क्यों नहीं हुआ, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, शास्त्री जी जो थे, उनकी इमेज जो थी, उनकी जो मतलब एक छवि थी, वो बहुत अच्छे लीडर की छवि थी। ये बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे और कहीं ना कहीं एक जो अच्छा मतलब एक अच्छा लीडर जिसको कहा जा सकता है, ये अच्छे लीडर थे। ठीक है, लोग इनको बहुत मानते थे, लोग इनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। तो ये हुआ, शास्त्री जी ने नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर भी ये रह चुके थे, यानी इनको एक्सपीरियंस था। ठीक है, मंत्री पद पे रह चुके थे, तो ये एक अनुभवी मतलब आप इनको नेता मान सकते हो, क्योंकि ये कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक प्लस पॉइंट हो जाएगा इनके लिए। फिर शास्त्री जी जो थे एक स्वच्छ छवि के नेता थे, यानी इनकी जो इमेज थी वो बहुत अच्छी थी पार्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल है, कोई मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया कि नेहरू जी के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बने। आप बोलोगे नेहरू जी जैसे ही उनकी डेथ होती है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो शास्त्री जी को बना दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ना एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इंटरनेट वगैरह पे चेक करोगे देश के प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट, तो आपको जो पहले प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे वो तो नेहरू जी मिलेंगे, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, अब पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी हैं और हमने यहाँ पे पढ़ा कि नेहरू जी के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री बने थे। लेकिन आपको गूगल पे या नेट पे एक अलग नाम मिलेगा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद आपको मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री का नाम। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि हम तो हर जगह यही पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में यही पढ़ते हैं कि नेहरू जी थे, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, तो ये जो गुलजारी लाल नंदा जो है ये क्या है, ये नाम कहाँ से आता है। ठीक है, ये कैसे दिखाया जाता है गूगल पे या कई किताबों में लिखा होता है, तो आपको ये समझा देता हूँ। कोई आपको समझाएगा नहीं, टॉपिक थोड़ा बाहर का है, लेकिन समझ जाओ। देखिए, ये इसलिए था क्योंकि देखिए क्या होता है कि मान लो किसी प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाए, पहले से थोड़ी पता होता है कि किस प्राइम मिनिस्टर की डेथ कितनी तारीख को होगी, ये कुछ पता थोड़ी होता है किसी को, वो तो अचानक से हो जाती है किसी की डेथ। तो जब नेहरू जी की डेथ अचानक से हो गई तो अगला प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए समय लगता है 2 दिन 4 दिन, क्योंकि पार्टी में डिस्कशन होगा। ठीक है, कैबिनेट पूरी भंग हो जाएगी और उसमें टाइम लग जाता है, हो सकता है 2 दिन का टाइम लगे, 4 दिन का टाइम लगे, 7 दिन का टाइम लगे, 10 दिन का टाइम लगे। ठीक है, डिसाइड करने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो मान लो 10 दिन का टाइम लग गया मान लीजिए, तो 10 दिन क्या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है उसको खाली रखा जाएगा, नहीं, उसकी जगह पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। यानी जो आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री को ऐसा कह लो टेम्परेरी प्रधानमंत्री,
ठीक है, जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन लिया जाता, नहीं बन जाता, तब तक एक टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जिसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहा जाता है, उसके रूप में आपको गुलजारी लाल का जो नंदा है, इनका नाम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपसे कभी कोई पूछ ले तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि वो क्यों बनाए गए थे। ठीक है, ये समझना था। आगे चलते हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो, उनके सामने दो मुख्य चुनौती थी, यानी जिस समय में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे इनके सामने दो मुख्य चुनौती थी। अब एक चीज ये भी आपको याद रखना है कि इनका जो कार्यकाल था वो बहुत ही छोटा था, 2 साल के आसपास ही ये अपना शासन चला पाए थे, बाद में इनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनके छोटे से कार्यकाल के समय में जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो देश के सामने दो मुख्य चुनौती थी। सबसे पहली चुनौती थी खाद्यान्न संकट, क्योंकि उस समय देश में अकाल जैसी स्थिति आ गई थी। ठीक है, और बिहार में आप देखोगे तो वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। और इसी समय में पाकिस्तान से युद्ध भी हो गया था, 1965 वाला युद्ध। तो ये भी कहीं ना कहीं देश के लिए बेशक से हम युद्ध जीत गए थे लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ ही था। ठीक है, तो ये दो समस्याएं थी। तो आप ये कह सकते हो कि शास्त्री जी जो थे वो काफी कम समय के लिए प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे। और 10 जनवरी 1966 को वो कहाँ पे गए थे? ताशकंद में गए हुए थे समझौते के लिए। ताशकंद समझौते में अचानक से उनका देहांत हो गया। ठीक है, अचानक से उनका देहांत हो गया ताशकंद में। और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, उसमें ये समझौते के लिए गए थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ताशकंद समझौता कब हुआ? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है पेपर में, तो इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, हाँ यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे अब शास्त्री जी की भी डेथ हो गई, अचानक डेथ हो गई। अब शास्त्री जी के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना? इंदिरा गांधी बन गई। लेकिन इंदिरा गांधी से पहले भी गुलजारी लाल नंदा आपको दिखेगा, नेट पे आप देखोगे, गूगल पे देखोगे, कई जगह आपको। क्यों दिखेगा? क्योंकि अब शास्त्री जी के बाद फिर वही समस्या कि नेक्स्ट पीएम किसे बनाया जाए। 2 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन का टाइम लगता है भाई अगला प्राइम मिनिस्टर बनाने में, रातों रात नहीं बन जाता है। तो यही समस्या आ रही थी कि किसको बनाया जाए। तो ऐसे में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो फिर से बन गए गुलजारी लाल नंदा, यानी टेम्परेरी बन गए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शास्त्री जी के बाद, यानी जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद बनती है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी उतनी आसानी से नहीं बन पाती प्राइम मिनिस्टर जितनी आसानी से लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया गया था। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनकी एक बहुत ही अच्छी इमेज थी पार्टी के अंदर, एक्सपीरियंस थे। इनको, इंदिरा गांधी को उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एक बार फिर से समस्या सामने वही आ जाती है, उत्तराधिकार किसे बनाया जाए? लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाए? वही समस्या यहाँ पे दोबारा आ जाती है। इस बार इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ है मोरारजी देसाई, यानी इनके बीच में कड़ी टक्कर थी, कड़ा मुकाबला था। किस लिए? क्योंकि मोरारजी देसाई जो थे वो अभी से नहीं, वो पहले से ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के सामने उन्होंने अपना नाम आने नहीं दिया, वो चुप रह गए। क्योंकि उनको पता था कि लाल बहादुर शास्त्री की इमेज अच्छी है, पार्टी में उनका जो कद है वो बहुत ऊंचा है, तो उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी को जब बात चली कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो मोरारजी देसाई जो थे वो बिल्कुल ही तिलमिला उठे थे, उनको तो भाई खुद भी प्राइम मिनिस्टर बनना था। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया कि आखिर किसे बनाया जाए। अब ज्यादा एक्सपीरियंस कौन है, ज्यादा अनुभवी कौन है? वो है मोरारजी देसाई। ठीक है, इंदिरा गांधी को उतना अनुभव नहीं था, ये ज्यादा अनुभवी थे। तो ऐसे में इनके बीच में हो गई कहीं ना कहीं मुकाबला हो गया, आप ये मान लीजिए। ठीक है, लास्ट में ये डिसाइड होता है कि इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, यानी इनको ही बनाया जाएगा, ये डिसाइड हो जाता है। पार्टी के जो नेता थे वो ये डिसाइड करते हैं कि हम मोरारजी देसाई को नहीं बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी को बनाएंगे। और सभी इनको समर्थन दे देते हैं और इनको चुन लेते हैं अगला प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब मोरारजी देसाई ज्यादा एक्सपीरियंस थे, ज्यादा अनुभवी थे, तो इंदिरा गांधी को क्यों बनाया गया? तो इंदिरा गांधी को इसलिए बनाया गया क्योंकि जो सिंडिकेट, यानी जो कांग्रेस में एक ताकतवर नेताओं का जो गुट था, उनको ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी को हम कठपुतली की तरह नचा देंगे, यानी कठपुतली वाला पीएम बनाएंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा उससे करवा लेंगे। यानी इंदिरा गांधी नाम की पीएम रहेगी लेकिन हम उनको सलाह देंगे, वो हमारी सलाह को मानेंगी, हमारे अकॉर्डिंग काम करेगी, तो सत्ता हमारे हाथ में रहेगी। ये सोच के उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो पार्टी के नेताओं ने इंदिरा गांधी को ये सोच के समर्थन किया था कि इंदिरा गांधी जो है उनकी सलाह के अनुसार काम करेंगी, क्योंकि इनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी बातों पर निर्भर रहेंगे, ऐसा उनको लग रहा था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया।
अब अगला टॉपिक है, ये जो टॉपिक आपके सामने है यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि क्वेश्चन ये है कि बताइए 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। अब दशक मैं आपको बार बार बताता हूँ अपनी वीडियो में, दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी 1960 के दशक की बात चल रही है तो 1960 से लेके 1970, ठीक है, इन 10 साल की बात चल रही है। तो देखिए इस समय बहुत सारी देश के सामने समस्याएं थी और उन समस्याओं के कारण ही इसको खतरनाक दशक कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल है बिल्कुल कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्या थी। अब वो बहुत सारी समस्या कौन सी थी ये आपको याद रखना है। इस समय देश में बहुत बड़े लेवल पे गरीबी थी, बहुत बड़े लेवल पे गरीबी थी, ठीक है, गैर बराबरी, असमानता थी, सांप्रदायिकता थी, ठीक है, धर्म को लेकर लोग लड़ रहे थे आपस में। इसी समय हमारे 2 युद्ध हो गए थे, यानी 1960 के दशक में, यानी 1960 से लेकर 1970 तक अपने 2 युद्ध हो गए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे? 1962 में किससे हुआ था हमारा युद्ध, हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था, चीन के साथ हुआ था, ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। 1965 में किसके साथ हुआ था हमारा युद्ध? पाकिस्तान के साथ हुआ था, ठीक है, यानी हमने 2 युद्ध झेल लिए थे। और इसी समय देश में खाद्यान्न संकट भी आ गया था, बिहार जैसे राज्य में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था, ठीक है, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई थी। फिर 2 प्राइम मिनिस्टर की मौत भी इसी दौरान हो गई, 1960 से लेकर 1970 के बीच में 2 प्राइम मिनिस्टर की मौत भी हो गई है। किस किस की मौत हो गई है? नेहरू जी चले गए, ठीक है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई है, तो 2 प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये खतरनाक दशक था, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, 1967 का जो चुनाव था जिसको चौथा आम चुनाव कहते हैं, इसको समझिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखिए होता क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस जो थी वो भारी बहुमत लेकर आई थी, ठीक है। तो प्रथम 3 आम चुनाव कौन कौन से थे? आपने पढ़ा था 1952 का चुनाव, ठीक है। दूसरा चुनाव कौन सा पढ़ा था आपने? आप कहोगे हमने 1957 का चुनाव पढ़ा था। तीसरा चुनाव कौन सा पढ़ा था आपने 1962 का चुनाव पढ़ा था। और इन तीनों चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेकर आई थी, सबसे ज्यादा मार्जिन से अपनी सरकार में आई थी? तो सीधा एक ही आंसर है, कोई दूसरी पार्टी तो थी नहीं, विपक्ष के लायक भी कोई पार्टी नहीं थी। तो आप कहोगे कांग्रेस आई थी सत्ता में हमेशा, और कांग्रेस को बहुत अच्छी सीटें भी मिली थी, बहुत अच्छे वोट भी मिले थे। लेकिन चौथा आम चुनाव जो था ना, यहाँ पे बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। वो कैसे आता है इसको समझते हैं। तो देखिए फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा, उस समय क्या होता था, दोनों चुनाव एक साथ ही करा लिए जाते थे, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। कांग्रेस को राष्ट्रीय यानी देश के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और प्रांतीय यानी राज्य के स्तर पे गहरा धक्का लगा। आखिर ऐसा क्या हो गया इस चुनाव में? इस समय कांग्रेस जो थी 9 राज्यों से सत्ता खो बैठी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वही कांग्रेस है जो पिछले 3 आम चुनावों में बहुत ज्यादा मतलब सीटों के साथ अपनी सत्ता में आ रही थी, ठीक है, सरकार में आ रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि चौथे आम चुनाव में 9 राज्यों से, मतलब 9 राज्य, 1-2 राज्य नहीं, 9 राज्यों से सत्ता चली गई। केंद्र में तो सरकार बचा पाई, जैसे तैसे सरकार बच गई, केंद्र में भी उतनी सीटें नहीं मिली लेकिन सरकार बच गई। लेकिन कांग्रेस को राज्यों में बहुत बड़ा झटका लगा, ठीक है, ये चौथे आम चुनाव का रिजल्ट था। कई राजनीतिक पर्यवेक्षक, यानी जो राजनीति पे नजर रखते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, ठीक है, जिनको आप चुनावी पंडित भी कह सकते हो, तो जो राजनीतिक पर्यवेक्षक थे, इन्होंने इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको? राजनीतिक भूकंप। यानी कि राजनीतिक भूकंप नाम क्यों दिया गया? क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी देश की पार्टी और ऐसे मतलब आप ये लगा लो 9 राज्यों से चली जाती है एक बार में, तो इसीलिए इसको राजनीतिक भूकंप कहा गया, ठीक है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, जो बहुत मतलब बड़े नेता माने जाते थे, जो टॉप के लीडर होते थे कांग्रेस के, वो भी चुनाव हार गए। एग्जाम्पल आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो कि जो तमिलनाडु था, यहाँ से के कामराज कौन है? के कामराज वही के कामराज है जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतने बड़े नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, चुनाव हार गए। महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ से एस.के. पाटिल, बहुत बड़ा नाम था कांग्रेस में ये, महाराष्ट्र में, ये भी हार गए। बंगाल की बात करें तो अतुल्य घोष, ये भी चुनाव हार गए। बिहार की बात करें तो के.बी. सहाय, ये भी चुनाव हार गए। तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो चुनाव हार गए थे, ठीक है। कितने राज्यों से? 9 राज्यों से हारे थे। तो देखिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 7+2 राज्यों में हार गई। अब आप सोचोगे कि 7+2 क्यों लिखा है भाई, 9 डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया? तो इसका भी एक
अर्थ है इसका, ऐसे ही नहीं लिख दिया, आप समझिए, आपको याद रहे इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। 7 राज्यों में तो कांग्रेस को बहुमत ही नहीं मिला, यानी जितनी सीटें चाहिए होती है अपनी सरकार बनाने के लिए उतनी सीटें मिली ही नहीं कांग्रेस को 7 राज्यों में। और 2 राज्यों में कांग्रेस किस लिए हार गई, दल बदल के कारण हार गई। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि दल बदल के कारण कुछ नेता जो थे कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए, तो इनके खुद के नेता इधर उधर भग गए, इसीलिए मैंने इसको 7+2 लिखा है, यानी 7 राज्यों में तो बहुमत ही नहीं मिला और 2 राज्यों में दल बदल के कारण हार गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे चलो, अब वो स्टेट के नाम देखो जहां जहां पे ये सत्ता में नहीं आ पाए। पंजाब में सरकार गई, हरियाणा में गई, यूपी में गई, एमपी में गई, बिहार में गई, पश्चिम बंगाल में गई, मद्रास हो गया, उड़ीसा हो गया, केरल हो गया, इन राज्यों में सत्ता खो दी। तो सोचो कितनी बड़ी हार थी है। ठीक है, आगे देखो, मद्रास में एक क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र कश्मग, नाम याद रखना, द्रविड़ मुनेत्र कश्मग, शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीएमके। तो ये जो सॉरी मद्रास क्षेत्र होता है, ठीक है, मद्रास उस समय में होता था, अब तमिलनाडु कर्नाटक वगैरह टूट गया ये। तो इस क्षेत्र में एक लोकल पार्टी आती है जिसका नाम था डीएमके, और इसने हिंदी विरोधी आंदोलन किया था, यानी हिंदी का ये विरोध करते थे, तमिल को ये समर्थन करते थे। इनकी पार्टी वहां पे जीत जाती है और वहां पे इनकी बन जाती है सरकार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इस मैप को ना बहुत ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। तो इसमें आपको ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये वो राज्य है जहां पे कांग्रेस को बहुमत ही नहीं मिला, यानी जहां पे इनकी सरकार ही नहीं बन पाई। ठीक है, तो ये रेड कलर से दिखा रखे हैं। आगे चलते हैं। चौथा आम चुनाव जो था, ठीक है, चौथे आम चुनाव तक देश में क्या बदलाव आ गए थे, यानी चौथा आम चुनाव कब हुआ था ये तो हमको पता है ना, 1967 में हुआ था। तो जब ये चौथा आम चुनाव हुआ था तो इस समय तक देश में क्या क्या बदलाव आ चुके थे, तो हम कहेंगे कि इस समय देश के 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो चुकी थी, एक तो ये बदलाव था। ठीक है, और क्या बदलाव था, अगला पॉइंट है कि नए प्रधानमंत्री को कम अनुभवी माना गया। नया प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी इनको कम अनुभवी माना गया था। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इनको अनुभव नहीं था सरकार चलाने का। फिर गंभीर आर्थिक संकट भी इसी समय देखने को मिलता है, देश में गरीबी, महंगाई, बहुत समस्या थी, और मॉनसून भी फेल हो चुका था, यानी बारिश जितनी चाहिए थी उतनी बारिश आई नहीं, मॉनसून असफल रहा, जिसके कारण खेत जो थे वो सूख गए, फसलें जो थी वो नष्ट हो गई, कहीं ना कहीं देश में अकाल जैसी स्थिति पड़ गई, खाद्यान्न संकट हो गया था। ठीक है, तो उस समय सूखा हो गया, खेती की पैदावार में गिरावट आ गई, विदेशी मुद्रा में हमारे पास कमी आ गई थी, हमारे सैन्य खर्चों में तो बढ़ोतरी जारी थी क्योंकि भाई 2 युद्ध भी हो गए थे इसके आसपास ही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सैन्य खर्चा बढ़ रहा था। ठीक है, रुपये का मूल्यांकन करना पड़ा, यानी रुपये की भी वैल्यू गिर गई थी, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं देश को बहुत नुकसान हुआ था। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक गठबंधन। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, आप पढ़े हो, आप जानते हो गठबंधन क्या होता है। ठीक है, गठबंधन, तो गठबंधन क्या होता है, देखिए जैसे मान लो कई सारी पार्टियां हैं चुनाव लड़ती हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टेट है, मान लो दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दिल्ली में बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, मान लो यहाँ पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा, यहाँ पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, या मान लो यहाँ पे बीएसपी ने चुनाव लड़ा, या इसके अलावा XYZ बहुत सारी पार्टियां, सब ने मिलकर चुनाव लड़ा। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि दिल्ली में सरकार बनानी है तो 36 सीटें चाहिए। ठीक है, यानी बहुमत कितने पे है, 36 सीटें चाहिए। अब किसी को भाई 36 सीटें ही नहीं मिली, किसी को 5 मिल रही है, किसी को 4 मिल रही है, किसी को 10 मिल रही है, किसी को 12 मिल रही है, अब चाहिए 36 सीटें, तो क्या सरकार बन जाएगी, सरकार कोई नहीं बना पाएगा। तो ऐसे में एक तरीका होता है सरकार बनाने का, क्या तरीका होता है, गठबंधन। यानी जब 2 पार्टियां या 2 से ज्यादा पार्टियां, जरूरी नहीं है 2 ही पार्टी हो, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में हाथ मिला लें, यानी एक दूसरे के साथ आ जाए, गठबंधन में आ जाए और मिलकर सरकार बना ले, तो उसको गठबंधन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इस 1967 के चुनाव में ना एक बहुत अच्छी चीज हुई जो आपको समझनी है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, हुआ क्या कि 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। इससे पहले गठबंधन की परिघटना यानी गठबंधन की आवश्यकता नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, क्योंकि विपक्ष को उतनी सीटें ही नहीं मिलती थी कि वो सरकार में कुछ भी कर पाए, सरकार बना पाए, और कांग्रेस की सरकार होती थी, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, हर जगह कांग्रेस को इतनी सीटें मिलती थी कि कोई गठबंधन की नीड नहीं थी, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब यहाँ पे 1967 में आप देख रहे हो ना, जो आपने पढ़ा 7+2 राज्य,
में जहां से कांग्रेस की सरकार चली गई, तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को वहां पे अगर सीटें नहीं मिली तो क्या किसी दूसरी पार्टी को पूरा बहुमत मिल गया? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत है। दूसरी पार्टी को भी पूरा बहुमत नहीं मिला। तो जब पूरा बहुमत नहीं मिला तो सरकार कैसे बना ली? वही तरीका, गठबंधन, यानी दो या दो से अधिक पार्टी मिल जाए तो सरकार बन जाती है। तो इस समय क्या हुआ, किसी भी पार्टी को बहुमत ही नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया। यानी क्या हुआ कि गैर कांग्रेसी पार्टी जो थी, यानी जो कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां थी, उन सब ने मिलकर क्या करा, एक दल बना लिया, यानी एक गठबंधन बना लिया, एकजुट हो गए, जिसको संयुक्त विधायक दल कहा जाता है। ठीक है। और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन कर दिया इन्होंने। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भाई किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, सारे जो विधायक थे जीत कर आए थे वो सब एक साथ मिल गए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार चलाई थी, और वो जो सरकार चलाई थी वो गठबंधन वाली सरकार थी। ठीक है। ऐसी सरकार के जो घटक दल हैं वो विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई राज्य है, ठीक है, कोई भी राज्य मान लो, वहाँ पे कांग्रेस हार गई है। अब वहाँ पे दो या तीन पार्टियां, मान लो तीन पार्टियां हैं, ठीक है, तीन पार्टियों ने मिलकर आपस में हाथ मिलाया और सरकार बना ली। अब तीनों पार्टियों की विचारधारा क्या होगी, एक दूसरे से अलग होगी। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की अलग है, बीएसपी की अलग है, या कोई दूसरी पार्टी है उसकी विचारधारा अलग है। हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है। यहाँ पे क्या था, अलग अलग विचारधारा की जो पार्टियां थी एक साथ आ गई थी। ठीक है। तो ये गड़बड़ थी। अब ऐसे में जब अलग अलग विचारधारा की पार्टी आ जाती है ना एक साथ, तो सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाती, साल 2 साल 3 साल चल जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, बिहार में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, इसमें दो समाजवादी पार्टी, एक है एसएसपी और एक है पीएसपी, ये शामिल थी। यानी समाजवादी पार्टी से ही तो टूटकर बने हैं ना ये पार्टियां, एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गई, एक दूसरे के साथ आ गई, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल गई। इसके साथ ही इस सरकार में वामपंथी सीपीआई, यानी सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दक्षिणपंथी जनसंघ, जनसंघ जो कभी आज के समय में जो बीजेपी है ना, उसकी जड़ें आपको जनसंघ में देखने को मिलेगी, जो कि दक्षिणपंथी पार्टी है, ये भी एक साथ आ गई। सोचो, वामपंथी और दक्षिणपंथी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, यानी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट की पार्टी और राइट विंग की पार्टी जो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है, वो यहाँ पे साथ में आ गए हैं। ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ था। ठीक है। फिर पंजाब में जो सरकार बनी थी संयुक्त विधायक दल की, इस सरकार को नाम दिया गया पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब की सरकार जो कि गठबंधन की सरकार थी, उसको क्या नाम दिया गया था, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। उसमें उस वक्त की परस्पर प्रतिस्पर्धी, यानी एक दूसरे की कट्टर दुश्मन पार्टी, जिसमें आप अकाली दल हो गया संत ग्रुप वाला और मास्टर ग्रुप वाला, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, यानी एक दूसरे के अपोजिट थे, बिल्कुल कॉम्पिटिटर थे, आपस में मिल गए और मिल के इन्होंने सरकार बना ली, क्योंकि ये कांग्रेस को बाहर देखना चाहते थे। ठीक है। कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए आपस की जो दुश्मनी थी वो भूल चुके थे कि हम एक साथ आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, कांग्रेस को बाहर रखेंगे। तो ये था, लेकिन सरकारें ज्यादा समय तक चली नहीं थी। ठीक है। इसको भी समझो। आगे देखो, इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआई एम, फिर एसएसपी रिपब्लिकन पार्टी, जनसंघ, ये भी शामिल थे। ठीक है। ये पंजाब की बात चल रही है। ये अकाली दल वगैरह तो हो गए, उनके साथ साथ ये पार्टी अभी शामिल थी, तब जाके इन्होंने क्या करा, सरकार बनाई। ये खिचड़ी सरकार हो गई एक तरह से, कई कई पार्टियां आपस में मिल जा रही हैं तब जाके सरकार चला रही हैं। तो ये आपको समझना था। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये समझा कि 1967 के चुनाव में हमने ऐसा देखा कि हमारे देश में जो राज्यों में, जो खासकर 9 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी, उन राज्यों में बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर आपस में सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार चलाई, हमने ये समझा। ठीक है। अगला टॉपिक है दल बदल। अब ये दल बदल क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हो। मान लो कोई किसी पार्टी से है, बाद में अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो दल बदल कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, 1967 के चुनाव से दल बदल की परिघटना भी सामने आई। केवल ये मत सोचना कि यहाँ पे हमें बस गठबंधन देखने को मिला, यहाँ पे हमें दल बदल भी देखने को मिला। दल बदल क्या होता है, जब कोई नेता किसी खास पार्टी से, किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ जाए, चुनाव जीत भी जाए, और जीतने के बाद अपनी उसी पार्टी को छोड़ दे और दूसरी पार्टी में चला जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको दल बदल कहा जाता है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये। हरियाणा में एक बहुत ऐसा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो आप देखोगे आपको हंसी भी आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर कि ऐसे ऐसे मतलब हमारे यहाँ पे विधायक रहे हैं। तो हरियाणा में एक विधायक थे, इनका नाम था गयालाल। ठीक है। इन्होंने एक कारनामा कर दिया। ये कारनामा क्या करा, इन्होंने एक ही पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदल ली।
यानी पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन, ठीक है। यानी इन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदल ली, कभी इसमें कभी उसमें, फिर इसमें फिर उसमें, इस तरीके से खेलते गए। इसीलिए इस घटना को आया राम गया राम कहा जाता है, ठीक है। आया राम गया राम के नाम से इस घटना को हम जानते हैं। तो देखो ये जो नेता था ये पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस को इसने छोड़ दिया, चला गया यूनाइटेड जो फ्रंट पार्टी है इसमें, फिर इस पार्टी को भी छोड़ दिया, वापस से कांग्रेस में आ गया, ठीक है। तो ये थी, इसी घटना को आया राम गया राम के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस घटना है मतलब, ठीक है। तो आप इसके लिए एनसीईआरटी में देख सकते हो कि हुआ क्या था कि एक ही पखवाड़े के अंदर यानी 3 बार इन्होंने अपनी पार्टी बदली थी। कांग्रेस से गए थे यूनाइटेड फ्रंट में और फिर वापस से लौट आए थे, ठीक है। 9 घंटे के अंदर दोबारा से उसमें लौट आए थे। तो इस तरीके से इन्होंने करा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैर कांग्रेसवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आखिर ये गैर कांग्रेसवाद का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसे आया, कहां से आया, इसको समझिए। उस समय क्या होता था, कांग्रेस ही एक पार्टी थी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज़्यादा वोट उसी को मिलते थे, सबसे ज़्यादा सीटें उसी को मिलती थी। ऐसे में जो विपक्षी पार्टी थी वो बहुत कम सीटें मिलती थी, किसी को 1 सीट मिल रही है, किसी को 2 मिल रही है, किसी को 4, किसी को 10, 12, 16, बस इतनी। कांग्रेस ला रही है 300 सीटें और ये ला रहे हैं 10, 5, 2, 4, 5, इतनी। तो ऐसे में इनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर ये इसी तरीके से चुनाव लड़ते रहे तो कभी जिंदगी में सरकार तो बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहा जाता है गैर कांग्रेसवाद। अब ये गैर कांग्रेसवाद क्या है, राम मनोहर लोहिया ने दिया था, इसको समझिए। तो देखिए उस समय क्या था, देश में माहौल जो था ना थोड़ा बिगड़ रहा था, देश में माहौल बिगड़ रहा था। तो इसको देखकर जो विपक्ष था वो बहुत एक्टिव हो गया। विपक्ष को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, इस समय में कहीं ना कहीं हम इंदिरा गांधी को हटा सकते हैं सरकार से, और ये इससे बेहतर मौका मतलब इनको मिलेगा नहीं, इनको ऐसा लगा। तो इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी जो है वो अनुभवहीन है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और कांग्रेस के अंदर भी उनकी कहीं ना कहीं उठापटक चल रही है, अपनी पार्टी में भी लोगों से बन नहीं रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को सत्ता से हटाने का ना सबसे बेहतर जो अवसर है वो हाथ लग गया है, और इससे बेहतर अवसर दोबारा मिलेगा नहीं, ऐसा इनको लगा, ठीक है। तो इसी समय राम मनोहर लोहिया जो थे, इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया, यानी इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट सामने लेकर आए जिसको इन्होंने नाम दिया गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद का मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस का शासन जो है अलोकतांत्रिक है, यानी इसमें लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल बेकार शासन है, और ये शासन गरीबों के खिलाफ है। किसने कहा था ऐसा, राम मनोहर लोहिया ने कहा था, ठीक है। और क्या कहा इन्होंने कहा कि इसलिए जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टी हैं उन सबको एक साथ आ जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र को हम बचा सकें, यानी लोकतंत्र को वापस ला सकें, ठीक है। तो जैसे आज के समय में आप देखते हो लोकतंत्र खतरे में आता रहता है थोड़े थोड़े दिनों में, ऐसे ही उस समय में भी लोकतंत्र खतरे में आ जाता था। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि उस समय क्या था, राम मनोहर लोहिया को ऐसा महसूस हो गया था कि इंदिरा को सत्ता से हटा सकते हैं हम। सत्ता से क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं है उनको, ठीक है, और अंदर पार्टी में भी उठापटक चल रही है। तो ऐसा में उन्होंने बोला कि जितनी भी पार्टियां कांग्रेस के अलावा हैं, यानी गैर कांग्रेसी पार्टियां, सारी पार्टियां एक साथ आ जाओ और मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, इंदिरा को सरकार से यानी सत्ता से हटा सकते हैं, ठीक है। इसी को गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है, ठीक है। अब देखो आखिर कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, इसे समझते हैं। कांग्रेस में विभाजन, इंदिरा बनाम सिंडिकेट, यानी इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट हो गया कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस टूट रही है यहाँ पे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको समझते हैं। इंदिरा गांधी जो थी ना, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनवाया किसने था, सबसे पहले ये याद रखिए, तो सिंडिकेट ने बनवाया था। इंदिरा गांधी को किसने प्राइम मिनिस्टर बनवाया था, नाम याद रखना है, सिंडिकेट ने। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सिंडिकेट क्या होता है भाई, तो सिंडिकेट जो था ना वो कांग्रेस के अंदर, यानी सिंडिकेट जो था कांग्रेस के अंदर जो ताकतवर नेता थे, जो प्रभावशाली नेता थे, जिनकी कांग्रेस में सबसे ज्यादा चलती थी, उनका एक ग्रुप था, यानी ताकतवर नेताओं का ग्रुप था, उसका नाम था सिंडिकेट। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनवाया था। अब क्यों बनवाया था, क्या सोच के बनाया था, ये सोच के बनवाया था कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगी, यानी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा है पर शासन हम चलाएंगे, जैसा हम उनको बोलेंगे वैसा वो शासन चलाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस उसको है नहीं, ऐसा इनको लग रहा था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को असली चुनौती जो थी ना वो विपक्ष से नहीं मिली, बाहर से नहीं मिली, बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिल रही थी, सिंडिकेट से निपटना था। सिंडिकेट बहुत ताकतवर नेताओं का ग्रुप था कांग्रेस के अंदर, ठीक है, इंदिरा गांधी से ज्यादा ताकतवर थे सिंडिकेट के नेता। लेकिन फिर भी आखिर क्या हुआ उसको समझते हैं। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भी सिंडिकेट ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी,
ठीक है, सिंडिकेट को ऐसी उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी सलाह पे अमल करेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह को मानने से इनकार कर दिया, सलाह को नहीं माना। यहाँ यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जो थी सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू कर दिया, अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया, और अपने जो सलाहकार थे जो उनके विश्वसनीय थे उसमें भी उन्होंने सिंडिकेट को नहीं रखा, बल्कि बाहर के जो लोग थे उनको अपने सलाहकारों में रखा, यानी अपने जो शुभचिंतक हैं उनमें पार्टी के बाहर को लोगों को रखा। ठीक है, तो इस चीज से सिंडिकेट के नेता बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे, उनको लगा कि भाई ये तो हमारा अपमान है। ठीक है, तो इंदिरा को चुनौती का सामना करना पड़ा था, दो चुनौतियों का सामना। वो दो चुनौती कौन सी थी? सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि जो सिंडिकेट है, यानी कांग्रेस के अंदर जो ताकतवर नेताओं का जो ग्रुप है, उससे मुकाबला करके कहीं ना कहीं अपना अपना अलग मुकाम बनाना है। ठीक है, एक तो ये चुनौती थी। दूसरी चुनौती ये थी कि 1967 के चुनाव में जो सीटें हार गए थे वो सीटें इनको दोबारा से जीतना था, यानी 1967 के चुनाव में जो सीटें, जो 9 राज्यों से सत्ता चली गई है, वो सत्ता वापस प्राप्त करनी थी। दो चुनौती इनके सामने थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हुआ क्या। इंदिरा गांधी ने सरकार की जो नीतियां हैं, पॉलिसी है, अपनी सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया, क्योंकि वामपंथी जो थे, कम्युनिस्ट जो थे, इंदिरा गांधी के बहुत खिलाफ थे, उस समय में खिलाफ हो रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्होंने भी वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया। इन्होंने गरीबों की बात शुरू कर दी, पिछड़े लोगों की बात शुरू कर दी, उनके लिए पॉलिसी बनाना शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की लोकप्रियता जो थी वो बढ़ गई। ठीक है, ये 10 सूत्री कार्यक्रम लेके आई। इसके तहत इन्होंने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया, आय जो इनकम होती है उसका परिसीमन करना शुरू कर दिया, खाद्यान्न यानी जो राशन होता है सर, उसको सरकारी जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पे बांटना शुरू कर दिया, भूमि सुधार शुरू कर दिया जिससे कि गरीबों को भूमि दी जा सके। ठीक है, गरीब लोग जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि मिल सके। ये सारे कार्यक्रम जो थे वो इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिए। ठीक है, ताकि गरीबों के बीच में उनकी एक अच्छी इमेज बने और उनको वापस से अगला चुनाव जो है उसमें वो जो राज्य खो दिए थे वापस मिल जाए। ठीक है, लेकिन इसी समय एक ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस में भूचाल आ गया। वो आखिर क्या था? इस समय हो गई एक घटना। उस समय जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिनका नाम था जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई 1969 में, यानी 1969 में राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। अब नया राष्ट्रपति बनाना था, तो राष्ट्रपति का चुनाव का समय आ गया था, यानी 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के समय में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी और इनकी जगह अगला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बनाना था। ठीक है, अब इनकी अचानक से मृत्यु हुई थी, तो ऐसे में नया जो राष्ट्रपति बनाना है उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे में सिंडिकेट ने क्या करा, लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, इनको एन संजीव रेड्डी कहा जाता है शॉर्ट में। तो एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस ने, कौन सी कांग्रेस ने? जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट ने क्या करा, सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंट के पद पे खड़ा, मतलब प्रेसिडेंट के पद के चुनाव के लिए खड़ा कर दिया, यानी उम्मीदवार यानी कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया। अब एन संजीव रेड्डी जो थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी और संजीव रेड्डी के बीच में पहले से ही 36 का आंकड़ा चल रहा था। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी और संजीव रेड्डी के बीच में पहले से अनबन चल रही थी। अब इंदिरा गांधी ने क्या करा, ऐसे में इंदिरा गांधी को लगा कि ये तो गलत है भाई, अगर ये बन गया प्रेसिडेंट तो फिर सही नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी जो थे उनको बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि तुम एक इंडिपेंडेंट यानी एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में खड़े हो जाओ चुनाव में, मैं तुम्हें समर्थन करती हूँ। ठीक है, ये हुआ। तो दोनों गुट, अब ऐसे में क्या है, सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा हो चुका है, यानी सिंडिकेट चाह रही है कि भाई एन संजीव रेड्डी को बना दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी चाह रही है कि एन संजीव रेड्डी को ना बनाकर वीवी गिरी को बनाया जाए। अब ऐसे में इनके बीच में हो गई दुश्मनी जो कि खुलकर सामने आ गई है। तो दोनों गुट जो थे ना, राष्ट्रपति पद के चुनाव से अपनी ताकत को आजमाना चाहते थे। इंदिरा गांधी भी देखना चाहती थी कि कितने लोग इंदिरा गांधी के सपोर्ट में हैं, और सिंडिकेट भी देखना चाहती थी कि कितने लोग सिंडिकेट के सपोर्ट में हैं। ठीक है, तो खुलकर इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था एस निजलिंगप्पा। ठीक है, ये नाम इनका है। इन्होंने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार जो एन संजीव रेड्डी हैं उसको वोट दो, यानी इन्होंने सबसे अपील करी कि आप इन्हीं को वोट दो क्योंकि ये पार्टी के उम्मीदवार हैं। इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने ये कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालें, यानी आपको जो लगता है, यानी आपको जो लगता है सही कैंडिडेट है आप उसको वोट करें, यानी जो जिसको आपका दिल गवाही देता है आप उसको वोट करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी। ठीक है, आप उन्हें कम मत समझना, प्राइम मिनिस्टर है तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की आवाज का फर्क तो पड़ता ही है। एंड में क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव हो जाते हैं और रिजल्ट आता है। रिजल्ट में पता लगता है कि एन संजीव रेड्डी जो थे वो तो हार गए, यानी सिंडिकेट का कैंडिडेट हार गया,
और इंदिरा गांधी का कैंडिडेट जो था वीवी गिरी वो जीत गए। अब ऐसे में क्या था, ऐसे में क्लियर बात यह है कि स्वतंत्र उम्मीदवार जीत गया है, पार्टी का उम्मीदवार हार गया है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे में जो दुश्मनी थी वो खुलकर सामने आ चुकी थी, अब पार्टी में टूटना तय था। ठीक है, अब ये वीवी गिरी जो है वो बन चुके हैं प्रेसिडेंट। तो अब वीवी गिरी बन चुके हैं प्रेसिडेंट, तो कहीं ना कहीं पार्टी में टूटना तय था। तो एन संजीव रेड्डी की हार से पार्टी का टूटना तय था। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्राइम मिनिस्टर को यानी इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने बोला अब ये हमारे पार्टी की कैंडिडेट नहीं है, इसको हम पार्टी से निकाल देते हैं। इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि उनकी कांग्रेस ही असली कांग्रेस है, यानी कांग्रेस जो थी दो हिस्सों में टूट गई। ठीक है, अब दो हिस्सों में कौन सी टूट गई, एक तो सिंडिकेट वाली कांग्रेस है जिसको कांग्रेस ओ नाम दिया गया, इंदिरा गांधी की कांग्रेस है जिसको कांग्रेस आर नाम दिया गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि असली कांग्रेस जो है वो कांग्रेस आर है, सिंडिकेट वाली कांग्रेस असली कांग्रेस नहीं है, ऐसा इंदिरा गांधी ने कहा। आगे देखो क्या होता है। इंदिरा ने इस टूट को यानी पार्टी की जो टूट थी इसको विचारधारा की लड़ाई बता दिया कि ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को गरीब लोगों की हिमायती बताया, यानी इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरी जो पार्टी है ना वो गरीबों की हिमायती है, गरीबों के लिए काम करती है। ठीक है, इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी उस समय मतलब गरीबों के लिए ज़्यादा काम करना चाह रही थी, जिससे कि उनकी इमेज देश में बहुत अच्छी बन जाए और अगला चुनाव जीत जाए। ठीक है, तो ये चल रहा था। तो ये आपको समझ में आया, कांग्रेस पार्टी टूट गई है 1969 के चुनाव के बाद। क्लियर हो गया था कि भाई अब उनका कैंडिडेट हार गया सिंडिकेट का, साथ में तो रहना नहीं है, तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन चुकी थी, ये हमने समझ लिया। अब एक टॉपिक है ज़्यादातर पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है पेपर में पूछ लें, तो इसको भी पढ़ते हुए चलेंगे। प्रिवी पर्स, ये प्रिवी पर्स क्या है भाई, तो ये प्रिवी पर्स जो है ना ये कुछ विशेष अधिकार हैं जो किसको मिले हुए थे, उन राजा महाराजाओं को मिले हुए थे जो कभी जो देसी रजवाड़े रियासतों के राजा हुआ करते थे। इनको जब भारतीय संघ में शामिल किया गया था तो इनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए थे। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, प्रिवी पर्स के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने बोला कि हम प्रिवी पर्स को समाप्त कर देंगे। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी ने बोला कि हम ये जो विशेष अधिकार इसको खत्म कर देंगे। ऐसे में मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने प्रिवी पर्स के समाप्त करने का खूब विरोध करा। ठीक है, और सरकार से दूर हो गए, यानी सरकार से किनारा कर लिया, दूर हो गए। मोरारजी देसाई नहीं चाहते थे कि प्रिवी पर्स की समाप्ति हो, क्योंकि मोरारजी देसाई ने कहा था अगर प्रिवी पर्स को हम समाप्त कर देते हैं तो जो राजा महाराजा जो थे देसी जो रियासत के राजा वगैरह होते थे जिनको ये अधिकार मिले हुए थे, कहीं ना कहीं उनके साथ तो विश्वासघात हो जाएगा, उनके साथ तो ये गद्दारी हो जाएगी, ऐसा कह दिया इन्होंने। किसने कहा, मोरारजी देसाई ने। ठीक है, उन्होंने इसका सपोर्ट करा। तो ये प्रीवी पर्स वाला टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक है 1971 का चुनाव, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो हमने क्या समझा है, इस चीज को पूरा दिमाग में बिठा के रखना ताकि कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। पहला चुनाव कब हुआ था, आप कहोगे 1952 में हुआ था। ठीक है, दूसरा चुनाव कब हुआ था, 1957 में हुआ था। तीसरा चुनाव कब हुआ था, 1962 में हुआ था। चौथा चुनाव कब हुआ था, 1967 में हुआ था। ठीक है, अब पांचवें चुनाव की बारी थी। अब पांचवा चुनाव जो था वैसे तो ये 1972 में होना चाहिए था, लेकिन उसको 71 में करवाया गया क्योंकि सरकार वगैरह गिरा दी गई थी। ठीक है, ये हुआ था। अब देखो पहले चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत, दूसरी चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत, तीसरी चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत, चौथे चुनाव में कांग्रेस का हाल बुरा हो चुका था, 9 राज्यों से सरकार चली गई थी, केंद्र में जैसे तैसे बचा ली थी। तो ये जो हालत थी ना कांग्रेस की लास्ट चुनाव में, तो इस हालत को सुधारना था इंदिरा गांधी पे। अब इंदिरा गांधी के ऊपर जिम्मेदारी थी कि जो 9 राज्य इन्होंने खो दिए थे उन 9 राज्यों को बहुमत के साथ जीतना है। ठीक है, बहुमत के साथ जीतना है। तो ये पांचवें चुनाव थे। तो कांग्रेस में टूट से इंदिरा गांधी सरकार जो थी अल्पमत में आ गई थी, क्योंकि भाई जो सिंडिकेट के बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस में थे कहीं ना कहीं वो बाहर चले गए थे। तो डीएमके और सीपीआई ने अपना समर्थन जो था वो कांग्रेस को जारी रखा। अब समझना यहाँ पे क्या खेल हो रहा है। इसी दौरान सरकार ने समाजवादी रंग दिखाने का प्रयास करा, यानी सरकार ने ये दिखाया कि हम समाजवादी विचारधारा को मानते हैं। इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के लिए कानून बनाने का प्रयास किया। ठीक है, क्रियान्वयन के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया जिससे गरीब लोगों को फायदा होगा। भू परिसीमन के लिए भी कानून बनाना शुरू करा। इंदिरा गांधी ने 1977 के दिसंबर में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करी। ये बहुत बड़ा फैसला था, सरकार इनकी चल सकती थी आगे, लेकिन इन्होंने दिसंबर में 1970 में ये डिसीजन ले लिया कि हम सरकार को गिरा देंगे, सरकार को खत्म कर देंगे, लोकसभा को भंग कर देंगे। ठीक है, दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। तो ये हुआ, चुनावी मुकाबला होना था। अब चुनावी मुकाबला होना था यानी अगला चुनाव होना था 1971 वाला। तो चुनावी मुकाबला जो था उसमें कांग्रेस आर कौन सी है, कांग्रेस आर जो है इंदिरा गांधी वाली है। ठीक है, इंदिरा गांधी वाली जो है उसको कांग्रेस आर है।
इसके विपरीत लग रहा था, यानी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वाली इंदिरा की जो पार्टी है, जो कांग्रेस आर है, ये हार जाएगी चुनाव, ऐसा लग रहा था। क्योंकि नई कांग्रेस जो थी वो जर्जर हो रही थी, कहीं ना कहीं जो बड़े नेता थे, जो ताकतवर नेता थे, वो तो कांग्रेस ओ यानी सिंडिकेट में चले गए थे, सिंडिकेट वाले गुट में। तो ऐसे में इंदिरा वाली कांग्रेस कमजोर लग रही थी, ठीक है। सबको विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत जो है वो सिंडिकेट के नियंत्रण में है, उसके कंट्रोल में है। तो सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी जो थी, इन्होंने चुनावी एक गठबंधन बना लिया, क्योंकि सबको लग रहा था इंदिरा गांधी तो चुनाव हार जाएगी, तो ऐसे में इंदिरा गांधी के साथ जाकर कोई फायदा तो है नहीं, उसके साथ जाएंगे हम तो हम भी हार जाएंगे, ठीक है, ऐसा लग रहा था। तो सबने क्या करा, सिंडिकेट वाली जो कांग्रेस को उसको समर्थन कर दिया। तो बहुत सारी पार्टियां मिल गई, एक तरफ है इंदिरा गांधी, दूसरी तरफ है खूब सारी पार्टियां, और इन्होंने जो गठबंधन बनाया उसको महागठबंधन या फिर ग्रैंड अलायंस के नाम से हम जानते हैं। आप आगे देखो क्या हुआ, इसे समझिए। एसएसपी, एसपी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सारी पार्टियां जो आप नाम पढ़ रहे हो सब एक साथ हो गए, सब खिलाफ हो गए कांग्रेस के। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था जो कांग्रेस ओ के पास नहीं था, कांग्रेस ओ के पास कोई मुद्दा नहीं था, ठीक है। कांग्रेस आर के पास एक मुद्दा था। इंदिरा गांधी जहां भी जाती थी देश भर में, जहां पे भी रैली करती थी, वहां पे एक ही बात करती थी कि विपक्षी पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, इंदिरा हटाओ। यानी जब भी इंदिरा गांधी जाती थी, कहीं पे भी रैली होती थी, तो इंदिरा गांधी एक बात कहती थी कि विपक्षी कहते हैं इंदिरा हटाओ, लेकिन मैं कहती हूँ, यानी इंदिरा गांधी कहती है कि गरीबी हटाओ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करने का प्रयास करा है इंदिरा गांधी ने, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी ने यही कहा कि गरीबी हटाओ, तो इस तरीके से लोग ना इमोशनली कहीं ना कहीं जुड़ गए इंदिरा गांधी से। उन्हें लगा कि ये तो गरीबों के लिए काम करती है, ये तो गरीबों के हित की बात करती है। तो सारे लोग जो थे वो कांग्रेस कहीं ना कहीं इंदिरा के सपोर्ट में आने लगे, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा इंदिरा ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, भू स्वामित्व तथा शहरी संपदा का परिसीमन करना शुरू कर दिया। आय और रोजगार के अवसर में असमानता जो थी उसको खत्म करने का प्रयास किया। प्रिवी पर्स को समाप्त करने का किया, ठीक है। तो ये सारे काम जो थे इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिए थे। इससे कहीं ना कहीं गरीबों के मन में वो अपने लिए हमदर्दी जताना चाह रही थी, ठीक है। आगे देखो क्या हुआ। फिर 1971 के चुनाव हुए और चुनाव हो गए। इंदिरा गांधी थी, दूसरी तरफ ग्रैंड अलायंस था जिसमें बहुत सारी पार्टियां थी। आखिर कौन जीता ये हमें समझना है। तो देखिए, कांग्रेस और सीपीआई, यानी इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी कांग्रेस आर, ठीक है, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी, इस गठबंधन को जितनी सीटें मिली उतनी पिछले आम चुनाव में कभी नहीं मिली थी। यानी इंदिरा गांधी के साथ एक पार्टी आई थी जिसका नाम था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन था, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कांग्रेस आर, ठीक है, कांग्रेस आर। कांग्रेस आर कौन सी है, इंदिरा गांधी वाली, आपको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। और इसको किसने सपोर्ट कर दिया, कौन इसके साथ आ गया, सीपीआई। सीपीआई का मतलब क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन दो पार्टियों, ये इंदिरा गांधी वाली हो गई, इसके साथ यानी वर्सेस हो गया कौन सी, सिंडिकेट वाली कांग्रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस ओ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कांग्रेस ओ। और कांग्रेस ओ के साथ हो गई बहुत सारी पार्टियां, मल्टीपल पार्टियां, खूब सारी पार्टियां जो थी सब मिल गई। अब इंदिरा गांधी अकेले हैं और उनके साथ सीपीआई है, दूसरी तरफ बहुत सारी पार्टियां हैं। अब ऐसे में चुनाव हुआ और रिजल्ट जो हुआ वो बिल्कुल मतलब हैरान करने वाला था। जीत, जबकि सबको लग रहा था कि सिंडिकेट जीत जाएगी, कांग्रेस ओ जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस जीत गई। और पूरा देश बिल्कुल हैरान था, सभी हैरान थे, सभी नेता हैरान थे, ऐसा कैसे हुआ। तो ये जो गठबंधन था ना, इसको 375 सीटें मिली, यानी दो पार्टियों ने जो गठबंधन बनाया था 375। और अगर मैं अकेले कांग्रेस की बात करूं तो 375 में से 352 सीटें जो थी वो केवल कांग्रेस को मिली थी और बाकी पार्टी सीपीआई को मिली थी। जो कांग्रेस ओ है, यानी जो सिंडिकेट वाली कांग्रेस है, वो बुरी तरीके से हार गई, क्योंकि महागठबंधन बना के आई थी, लग रहा था ये जीत जाएंगे। मात्र 16 सीटें मिली, ठीक है, कांग्रेस ओ को। और जो ग्रैंड अलायंस यानी जो इनके साथ बहुत सारी पार्टियां थी, उन सब की सीटें मिला दें तो टोटल 40 सीटें। सोचो, एक तरफ 375 सीटें, दूसरी तरफ 40 सीटें, कितनी बुरी हार थी। तो ये हुआ जो 300 वो जो इससे पहले वाला चुनाव था 1967 वाला, 1967 में जो 9 राज्यों से कांग्रेस हार गई थी ना, इंदिरा गांधी ने उस हार का बदला यहाँ पे ले लिया। कितनी, 375 सीटें लाके, 375 सीटें लाके जो पुरानी हार थी उसका बदला यहाँ पे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने ले लिया था, ठीक है। अब देखो, 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद बांग्लादेश संकट हो गया, जो बांग्लादेश वाला जो वो युद्ध था वो हो गया।
भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, भारत जीत गया, बांग्लादेश नामक एक अलग देश बनवा दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी वो और चरम पे थी, उनकी लोकप्रियता को 4 चांद लग चुके थे। विपक्ष के नेता भी इंदिरा गांधी की तारीफ करने से थकते नहीं थे, मतलब ऐसी इंदिरा गांधी की इमेज हो गई थी। 1972 में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस आर जो थी वो सारे मतलब बहुत अच्छी सीटों से जीती और इंदिरा गांधी गरीबों और वंचितों के रक्षक के रूप में इनको देखा जाने लगा। और कांग्रेस आर जो थी उसका कहीं ना कहीं दबदबा बन चुका था, यानी इंदिरा गांधी की कांग्रेस का दबदबा बन चुका था। लेकिन जो कांग्रेस ओ थी वो कहीं ना कहीं विनाश की तरफ जा रही थी, खत्म हो चुकी थी। ठीक है, अब बात करते हैं कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। अभी हमने क्या देखा था, एक सिस्टम था ऐसा चला आ रहा था जिसमें कांग्रेस जीतती जा रही थी, जीतती जा रही थी, जीतती जा रही थी। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव लगातार जीत रही थी, उसको कांग्रेस प्रणाली कहा जाने लगा था। लेकिन 1967 में ये कांग्रेस प्रणाली कहीं ना कहीं कमजोर हो गई थी, खत्म हो गई थी आप मान लो। लेकिन 1971-72 का जो चुनाव हुआ इसमें इन्होंने भयंकर सीटें लेकर आए और कहीं ना कहीं वापस से कांग्रेस की स्थापना कर दी। ठीक है, जिस प्रकार कांग्रेस 1967 के चुनाव के समय में बुरे दौर से गुजर रही थी, उसके बाद कांग्रेस टूट गई। 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या करा, कांग्रेस को दोबारा से जीवित कर दिया, वापस से उसी स्थान पे ला दिया जहां पे कांग्रेस पहले थी। पहले कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें लाती थी, वापस से वही हुआ, बहुत सारी सीटें लाने लगी। अब कांग्रेस जो है, जो नई कांग्रेस है, जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है, इसकी जो लोकप्रियता है ना वो एक व्यक्ति पे निर्भर है। किस पे? इंदिरा गांधी पे। यानी अब पार्टी का नेचर बदल गया है, पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, उसका नेचर बदल चुका है। अब एक पार्टी, ये पूरी जो पार्टी है एक व्यक्ति पर निर्भर है। और अब इस पार्टी ने अलग अलग गुट नहीं थे, यानी पहले की कांग्रेस क्या होती थी, उसमें वामपंथी भी होते थे, दक्षिणपंथी भी होते थे, समाजवादी भी होते थे, ठीक है, गरीब, किसान, मजदूर, उद्योगपति सब होते थे, गरम दल, नरम दल, हर तरह की विचारधारा के लोग होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब पार्टी का नेचर बिल्कुल बदल गया। यानी कांग्रेस को इंदिरा गांधी ने दोबारा खड़ा तो कर दिया, मजबूत भी कर दिया, लेकिन उसका नेचर बदल दिया। ठीक है, अब ये पार्टी जो है ना, ये गरीबों की, अल्पसंख्यक की, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों पे ज्यादा निर्भर थी, क्योंकि वही इसका वोट बैंक था। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को दोबारा से पुनर्स्थापित कर दिया, यानी बिल्कुल मजबूत कर दिया, वापिस से पहले जैसा बना दिया, लेकिन इसका नेचर बदल दिया, यानी प्रकृति बदल दिया। अब ये एक व्यक्ति की लोकप्रियता पे निर्भर है। इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं उस पर निर्भर है। अब पहले जैसा इसका नेचर नहीं है। पहले कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। ठीक है, पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग विचारधाराएं शामिल थी, लेकिन नई कांग्रेस जो थी उसमें ये क्षमता नहीं है। अब इसमें अलग अलग विचारधारा भी नहीं है, सारी जो पकड़ है वो इंदिरा गांधी की है। इंदिरा गांधी ने इसको मजबूत तो बनाया, लेकिन इसका नेचर बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें, एकलव्य स्टडी पॉइंट। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, टाइम निकाल के रिप्लाई कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके जो चैप्टर बच रहे हैं हिस्ट्री वगैरह के सारे खत्म कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।